स्टार्ट। महोदय, पंजाब के अंदर चंडीगढ़ का झगड़ा हो, सरकार ने जिस झगड़े को टालना चाहा वह झगड़ा और अधिक उग्र रूप लेकर देश के और सरकार के सामने आया। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस सरकार को आगे के लिए यह परंपरा डालनी चाहिए कि जब भी इस प्रकार के कोई प्रश्न आए तो उन प्रश्नों पर दृढ़ता से विचार किया जाए और तत्काल उनका समाधान किया जाए। वर्षों तक उन प्रश्नों को लटकते छोड़ लोगों को आपस में संघर्ष का अवसर नहीं देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं वे भी राष्ट्रीयकरण को साध्य नहीं मानते। प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि अनेक देशों में बैंक सरकार के हाथ में हैं, लेकिन बैंक सरकार ने ले लिया तो समाजवाद आ गया। ऐसा कोई नहीं कह सकता। जिन देशों में समाजवाद नहीं है वहाँ बैंक सरकार के हाथों में है। फ्रांस में समाजवाद नहीं है, सरकार ने बैंक ले लिए, और ऑस्ट्रेलिया में बैंक सरकार ने लिए थे, लेकिन बैंक कर्मचारियों के आंदोलन के फलस्वरूप चुनाव में जब नई सरकार बनी तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करना पड़ा। राष्ट्रीयकरण कोई हर रोग की रामबाण औषधि नहीं है और राष्ट्रीयकरण सरकारीकरण में नहीं बदलना चाहिए। जिस तत्परता से सरकार ने बैंकों को अपने हाथ में लिया है उससे आर्थिक क्षेत्र में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। नए नए लोगों में नई नई आशाएं जागी हैं। क्या ये आशाएं पूरी की जा सकेंगी? अगर ये आशाएं पूरी नहीं की गईं तो उनके परिणाम भयंकर होंगे। सहकारिता के क्षेत्र में हमने लोगों में नई आशाएं जगाई हैं। हमारा तंत्र उसको पूरा कर पा रहा है। समाजवाद मात्र इरादा नहीं है। इरादे अच्छे हो सकते हैं, नेक हो सकते हैं, लेकिन जिस मशीनरी के द्वारा, जिस तंत्र के द्वारा वह इरादे व्यवहार में लाने हैं, अगर वह मशीनरी भ्रष्ट है, अगर वह तंत्र अक्षम है, अगर जनता के प्रति उनके हृदय में सहानुभूति नहीं है, तो फिर राष्ट्रीयकरण की सहकारिता की तरफ से एक बदनाम बीज हो जाएगी। सरकार बहुत से कारखाने चला रही है, कुछ अच्छे चल रहे हैं, कुछ बुरे चल रहे हैं, लेकिन कारखाने चलाने के लिए, सरकारी संस्थाएं चलाने के लिए जैसे आदमी हमें चाहिए वैसे आदमी तैयार करने का हमने प्रयत्न नहीं किया है। सार्वजनिक उद्योगों को सफल करना सरल नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, आज जो किसान है, गन्ना पैदा करता है, वह परेशान है कि क्या होगा, हमारा यह व्यापार रहेगा या नहीं रहेगा, उसका यह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसानों को गन्ने की ज़्यादा कीमत मिले। हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आशा करते हैं कि वे अधिक पैदा करें, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को जो मिलने वाली चीज़ें हैं उन पर नए कर लगाए जाते हैं। केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी कर लगाती रहती हैं।
अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीज़ों की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में उपयोग कर सकें। हमारे प्रदेश में बड़े बड़े बांध बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है, लेकिन बिजली घर का कहीं पता नहीं है। बिजली घर यदि बना भी हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है। नलकूप पड़े हैं लेकिन चालू नहीं किए जा रहे हैं। जहां पर बिजली पहुंची भी है वहां के जो किसान हैं वे भी दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है। बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पंप खरीदते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी कर बढ़ा दिया है। इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएंगे, फिर आपको कहां से अन्न मिलेगा। आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह अधिक अन्न पैदा करके आपको दे, उपज बढ़ावे, लेकिन जो साधन हैं उन पर आप कर लगाते जा रहे हैं। किसान पर आप इतना बोझ डालते जा रहे हैं कि उनके प्रयोग को ही वह भूल जाएगा। खाद की भी बात की जाती है। आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ आकर वे खाद के कारखाने खोलें और खाद पैदा करें। क्या खाद आप इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी फसल भस्म हो जाए? कारण यह है कि उसको समय पर पानी नहीं मिलेगा। अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं कल से सुन रहा हूं कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 वर्ष में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कहने के पीछे उनका आधार क्या है। कौन से उसके पास ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। मैं चाहता हूं कि जब वह उत्तर दें तो इस बात को अपने उत्तर में बताएं। आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है। आज हम दूसरे देशों से देश के नागरिकों के लिए खाद्यान्नों का आयात काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं। खाद्यान्न की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। देश में जहां लोग 80% खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कुछ कारण हैं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं
जिसका परिणाम है कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में पहला स्थान खेती को ना देकर उद्योग को दिया गया है।